हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी बॉटनी में करने के बाद हमें क्या सीएसआईआर नेट करना चाहिए या पीएचडी में एडमिशन लेना चाहिए या बीएड करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन थे, क्योंकि एमएससी बॉटनी में जब कोई एडमिशन लेता है तो उसके बाद ये डिसाइडेड नहीं होता कि उसे सीएसआईआर यूजीसी नेट करेगा वो, या पीएचडी में एडमिशन लेगा किसी एंट्रेंस के थ्रू, या बीएड करेगा। तो यहाँ पे जनरली पीएचडी में लोग एडमिशन लेते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू, लेकिन उससे पहले एक एग्जामिनेशन होता है जिसे हम कहते हैं सीएसआईआर यूजीसी नेट। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सीएसआईआर यूजीसी नेट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, या पीएचडी में सीधे एडमिशन लेना चाहिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू, या एमएससी के बाद सीधे बीएड कर लेना चाहिए नेट पीएचडी को छोड़ के। तो उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा, नेट पीएचडी एंड बीएड के बारे में, कि हमें कब नेट करना चाहिए, कब पीएचडी करना चाहिए, कब बीएड करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। यहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ या बताऊँगा वो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस होंगे, और अभी के टाइम में जैसी सिचुएशन हमारे कंट्री में है या हमारे स्टेट जैसे कि उत्तराखंड में नेट के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है या जॉब के कितने चांसेस हैं, पीएचडी के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है, जॉब के कितने चांसेस हैं, और उसी तरीके से बीएड के बाद क्या चांसेस हैं हमारे करियर के लिए। तो उन चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैंने एमएससी बॉटनी किया है कुमाऊं यूनिवर्सिटी से। मेरा नाम है योगेश कुमार जोशी। उसके बाद मैंने किया है सीएसआईआर यूजीसी नेट लाइफ साइंस में, और उसके बाद मैंने बीएड किया, और 2020 में मेरा पीएचडी में फर्स्ट रैंक था कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले सीएसआईआर यूजीसी नेट के बारे में, लाइफ साइंस में जो कंडक्ट होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सीएसआईआर यूजीसी नेट के बारे में जानते होंगे ऑलरेडी, बहुत सारे नहीं। यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली सीएसआईआर यूजीसी नेट लाइफ साइंस के लिए ही बता रहा हूँ। हालांकि सीएसआईआर यूजीसी नेट हमारा 5 सब्जेक्ट में कंडक्ट होता है, वो आप सभी को पता भी होगा, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है बताने की, क्योंकि मुझे यहाँ पे बताना है कि सीएसआईआर यूजीसी नेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आफ्टर एमएससी इन बॉटनी। तो सबसे पहले हम सीएसआईआर यूजीसी नेट की बात करेंगे। तो सीएसआईआर यूजीसी नेट जो है वो साल में 2 बार होता है। हालांकि अभी कुछ टाइम से कोविड की वजह से एक ही बार हुआ है साल में, तो इसे सीएसआईआर और यूजीसी मिल के कराते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट। तो ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, अच्छा एग्ज़ाम है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं क्वालिफाई करने पे। एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का है, क्वालिफाई कैसे करते हैं, या एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी क्या है, ये अलग चीज़ें हैं। मैं सिर्फ बता रहा कि सीएसआईआर यूजीसी नेट अगर आपने कर लिया तो उसके बाद आपके लिए क्या मौके हैं आगे। तो सीएसआईआर यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद दो कैटेगरी होती हैं। एक जेआरएफ होता है जो मैक्सिमम 5 ईयर के लिए होता है। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि 5 साल के लिए फेलोशिप मिलती है। पैसा मिलता है 40,000 पर मंथ अप्रोक्सीमेटली। अभी शायद 40,000 प्लस ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन जो जेआरएफ होते हैं, जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उसमें टॉप कैटेगरी के होते हैं। दैट मीन्स कि जो कट ऑफ होता है, ये एक जहाँ पे इसमें कट ऑफ बनता है, तो वहाँ पर टॉप जो, जैसे 1,000 बच्चे हैं, 1,000, तो 1,000 में से 100 बच्चों का ही जेआरएफ होता है। तो जेआरएफ टॉप कैटेगरी है। उसके बाद जितने बच्चों का होगा, जैसे कि 900 बच्चे, तो उनका सिर्फ लेक्चरशिप होगा, और जो जेआरएफ वाले हैं उनका जेआरएफ प्लस लेक्चरशिप दोनों क्वालिफाई होगा। और ये बात आप सभी जानते होंगे। तो जो जेआरएफ है ये 5 साल के लिए वैलिड होता है अगर आप पीएचडी करेंगे तो। अगर आप पीएचडी नहीं करेंगे तो जेआरएफ का कोई बेनिफिट नहीं है। बिना पीएचडी के जेआरएफ में कोई फेलोशिप नहीं मिलती। दूसरा लेक्चरशिप है। जो जेआरएफ के साथ लेक्चरशिप होता है वही हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम एलजीटी प्रोवाइड कराता है। तो अगर हमने सीएसआईआर यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद लेक्चरशिप क्वालिफाई किया, सिर्फ लेक्चरशिप अगर क्वालिफाई किया, तो भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं पीएचडी करके। और अगर जेआरएफ लेक्चरशिप दोनों क्वालिफाई किया तो भी हम पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो जो जेआरएफ है वो मेनली स्कॉलरशिप या फेलोशिप के लिए है, जो कि 5 साल तक दी जाती है पीएचडी के लिए। अगर आप पीएचडी नहीं करेंगे तो कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। लेकिन अगर सिर्फ आपका एलएस होता है या लेक्चरशिप होता है, जैसे कि एलएस ही कहते हैं हम लोग, तो उसके बाद भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो इंट्रेंस के थ्रू या डायरेक्ट भी कहीं कहीं पे। लेकिन जो जेआरएफ है वहाँ से आप अच्छी जगह एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि डिफरेंट अच्छे इंस्टीट्यूट में जो नेशनल लेवल के होते हैं, जैसे कि बॉटनी में एनबीआरआई है, और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और भी जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे, जैसे एनबीपीजीआर है, तो जहाँ पे अच्छा रिसर्च होता है प्लांट्स में,
वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, या अदर जैसे कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे कि मोलिकुलर बायोलॉजी का, सेल का हो गया, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो, जहाँ पे आपको मिल सकता है ईजिली, क्योंकि एक बार जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपको एडमिशन ईजिली मिल जाता है रिसर्च के लिए। तो ये जेआरएफ की बात हो गई। उसके बाद लेक्चरशिप का मैंने बता दिया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अगर हम एमएससी के बाद सीधे पीएचडी भी कर लें तो उसके बाद भी हमें एलएस या लेक्चरशिप की जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो नेट हमारा जो लेक्चरशिप है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी होता है। क्योंकि यहाँ पे मैं अलग से सिर्फ सी एस आई आर यूजीसी नेट की बात कर रहा। अगर आपने एमएससी प्लस सी एस आई आर यूजीसी नेट क्वालिफाई किया तो आप क्या कर सकते हैं। अभी पीएचडी की बात हम नहीं कर रहे। जेआरएफ को एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि जेआरएफ जो है वो पीएचडी के साथ इंटीग्रेटेड है एक तरीके से, जबकि जो लेक्चरशिप है वो इंडिपेंडेंट है। अगर आप पीएचडी नहीं भी करेंगे तो आपका लेक्चरशिप क्वालिफाई होगा, आप नेट क्वालिफाइड होंगे और उसके बाद आप कहीं जॉब सर्च कर सकते हैं। तो जो लेक्चरशिप है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हम नेट या जेआरएफ करने के बाद अगर हम पीएचडी नहीं करें तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि रिसर्चर की तरह हम जॉब कर सकते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, डिफरेंट पोजीशन में। जैसे कि साइंटिस्ट का पोजीशन होता है, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो का होता है, जो कि टेम्परेरी भी होता है और परमानेंट भी। टेम्परेरी जॉब काफ़ी निकाली जाती हैं, ईजिली यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू के थ्रू, अगर आपने एमएससी फर्स्ट डिवीजन किया हो, देन नेट क्वालिफाइड किया हो, या नेट क्वालिफाइड ना भी किया हो तो भी हमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पर टेम्परेरी जॉब मिल जाता है, कि जो 1 साल का होता है, 2 साल का या 3 साल का, जो कि एक टेम्परेरी है। वहाँ पे कोई करियर है नहीं आगे, सिर्फ आपको एक रिसर्च का एक्सपीरियंस हो जाता है, या आप अपना पीएचडी भी वहीं पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरा, परमानेंट जॉब्स होती हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ पे एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, या बहुत सारी चीज़ें होती होंगी। तो वहाँ पे भी हमारा सी एस आई रुचि नेट काम आता है। और जेआरएफ अगर आपका क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाइड है, एमएससी फर्स्ट डिवीज़न है, अच्छी जगह से है, तो या एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे, वहाँ पे जो भी एग्ज़ाम वो लोग कंडक्ट कराएंगे तो आप वहाँ पे एक अच्छी पोजीशन पे जॉब ले सकते हैं। और लेकिन फील्ड क्या होगा आपका, मेनली रिसर्च का ही होगा। उसके बाद है, दिस एग्ज़ाम इज़ द ह्यूज सोर्स ऑफ नॉलेज इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपने सी एस आई आर नेट क्वालिफाइड कर लिया मास्टर्स के बाद, अगर आप पीएचडी नहीं भी कर पाए, या पीएचडी फिर नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि मास्टर्स के बाद 1-2 साल सी एस आई आर नेट करने में लग जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब मुझे लेट हो गया है इसलिए मुझे पीएचडी नहीं करना है। तो अगर सिर्फ उनका एमएससी प्लस नेट होता है तो वो क्या कर सकते हैं, उनकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो किसी और एग्ज़ाम में उस सब्जेक्ट के अपीयर कर सकते हैं और अपनी उस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं वहाँ। तो ये था हमारा सी एस आई आर यूजीसी नेट के बारे में। सबसे पहले लाइफ साइंस में जो जेआरएफ प्रोवाइड कराता है, एलएस प्रोवाइड कराता है हमें, और डिफरेंट रिसर्चर की तरह जॉब प्रोवाइड कराता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में या अलग अलग पोजीशन पे। तो अगर हम सिर्फ सी एस आई आर जी नेट क्वालिफाई करें तो ज़्यादा स्कोप अभी नहीं है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट मिनिमम एलिजिबिलिटी थी, जो कि अभी भी है, लेकिन उसका वेटेज अब काफ़ी कम हो गया है। क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम का अ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो यूजीसी ने चेंज कर दिया है 2018 वाले रेगुलेशन से, जहाँ पे हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है किसी भी स्टेट में। अब स्क्रीनिंग एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। अगर हम उत्तराखंड की ही बात करें तो यहाँ पे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, तो यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, बल्कि एपीआई देखा जा रहा है। और एपीआई में क्या होता है, हमारा ग्रेजुएशन के मार्क्स प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन के, देन एमफिल के, देन पीएचडी, नेट एंड जेआरएफ के। तो यहाँ पर नेट जेआरएफ के केवल 7 से 10 नंबर हैं, जबकि पीएचडी के 25 से 30 नंबर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पीएचडी का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है और सिर्फ नेट का इम्पोर्टेंस घट जाता है। तो अगर आप एमएससी के बाद सिर्फ नेट करना चाहते हैं तो ये प्लान छोड़ दें, क्योंकि सिर्फ नेट करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। सिर्फ नेट से हम पीछे रह जाएंगे कंपटीशन में। और मेनली सी एस आई आर नेट लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए करते हैं। तो अगर आपको सी एस आई आर नेट क्वालिफाई करने के बाद जॉब नहीं मिलेगी तो आप निराश होंगे। इसलिए सिर्फ सी एस आई आर नेट करके आप ना ए पी आई को कम नहीं करें, क्योंकि इससे आपका ए पी आई काफ़ी कम हो जाएगा और आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो सिर्फ सी एस आई आर नेट करना ठीक नहीं है। अगर हम सी एस आई आर नेट के साथ पीएचडी करें तो ये अच्छा हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर के फील्ड में करियर बनाने के लिए, या फिर आगे एसोसिएट और प्रोफेसर तक जाने के लिए।
अभी के टाइम में, क्योंकि जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी 21-22 के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी ये सिचुएशन है या यूजीसी के रूल एंड रेगुलेशन इस तरीके से बने हैं, तो इसलिए मैं बता रहा। इन फ्यूचर क्या होगा वो मैं भी नहीं जानता, तो अभी तक ऐसा चला आ रहा है, इसलिए मैंने ये बताया। तो उसके बाद हम पीएचडी की बात कर लेते हैं। अगर हमने मास्टर्स के बाद सीधे पीएचडी में एडमिशन लिया विदाउट नेट जेआरएफ के, तो बहुत सारे ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि सीएसआईआर यूजीसी सभी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं इतनी जल्दी, तो बहुत सारे बच्चे मास्टर्स के बाद पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। तो पीएचडी में एडमिशन जनरली सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर जो होते हैं वो सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में हैं, इंस्टीट्यूशन में कम होते हैं। तो पीएचडी हमारा 3.5 से 6 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है, जो कि काफ़ी बड़ा है। इसलिए बहुत सारे लोग पीएचडी को सिर्फ इस वजह से नहीं करते कि वो ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन का है। तो अगर हम मास्टर्स के बाद सीधे पीएचडी करते हैं तो करीब यहाँ पे 5 से 6 साल लग जाते हैं। अगर हमारा नेट क्वालिफाइड नहीं है तो भी हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि 2009 का जो रेगुलेशन है यूजीसी का, तो 2009 के बाद जितने भी पीएचडी वाले स्टूडेंट होंगे या जितने भी रिसर्च स्कॉलर या पीएचडीएन होंगे, उन्हें नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, या तो नेट या स्टेट सेट। स्टेट का नेट हम सेट कहा जाता है उसे, सेट या स्लेट, दैट मीन्स कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट ही उसे हम जनरली कहते हैं। जैसे कि उत्तराखंड में 2017 में सेट कंडक्ट हुआ था, उसके बाद से सेट कंडक्ट नहीं हुआ, जो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी देता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो पीएचडी के साथ सेट या नेट ज़रूरी है। सिर्फ पीएचडी से भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर फील्ड में करियर नहीं बना सकते। और पीएचडी जो है, पीएचडी का इम्पोर्टेंस अभी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये मैंडेटरी हो जाने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए यूनिवर्सिटीज़ में। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनना होगा और एसोसिएट से प्रोफेसर, तब भी आपको पीएचडी होना ज़रूरी है। सिर्फ नेट से काम नहीं चलेगा। और पीएचडी में भी अच्छा आपको वहाँ पर अच्छे पेपर पब्लिश करने होंगे और कंटिन्यूएशन प्रोग्रेस करनी होगी। इसी वजह से आपका अपग्रेशन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट में, देन वहाँ से प्रोफेसर तक। तो इसीलिए पीएचडी का इम्पोर्टेंस है। लेकिन बिना नेट क्वालिफाई के या नेट जेआरएफ के पीएचडी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता बच्चों का, क्योंकि उनको फेलोशिप नहीं मिल पाती। जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जनरली उनमें कोई फेलोशिप नहीं मिलती। वहाँ पे बच्चे डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हैं फेलोशिप के लिए, या पैसे की प्रॉब्लम की वजह से। तो यहाँ पे कोई फेलोशिप ज़्यादातर स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं देती। जैसे कि उत्तराखंड में है कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में, वहाँ पे कोई फेलोशिप नहीं मिलती। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे काफ़ी कम फेलोशिप मिलती है, जैसे कि एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी। और अगर आपने सीएसआईआर यूजीसी जेआरएफ क्वालिफाई किया तो उसके बाद अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो आपका पीएचडी ज़्यादा ठीक से रहेगा, ज़्यादा अच्छा रिसर्च आप कर पाएंगे, या आप पीएचडी को ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने पीएचडी मास्टर्स के बाद सिर्फ पीएचडी किया है, अगर नेट क्वालिफाइड नहीं भी किया है, तो हम साइंटिस्ट बन सकते हैं डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, अगर आपका रिसर्च का काम अच्छा है, फेक नहीं है। क्योंकि पीएचडी करना मतलब रियल वर्क काफ़ी कम होता है यहाँ पे, कम ही वर्क ऐसा होता है जो ओरिजिनल होता है। तो अगर आपका वर्क ओरिजिनल है, आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में, प्लांट्स में है या बॉटनी में है या किसी भी फील्ड का आपका रिसर्च है, तो आप नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट की पोस्ट पर जा सकते हैं। एग्ज़ाम के थ्रू, अच्छे एग्ज़ाम होते हैं, इसके अच्छे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं या इंटरव्यू होता है, जैसे भी वहाँ पर जा सकते हैं। उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी हमारा पीएचडी रहता है। उसके बाद है रिसर्चर की जॉब होती है प्राइवेट सेक्टर में। आप प्राइवेट सेक्टर में ढूंढ सकते हैं, जैसे कि पीएचडी करने के बाद, जैसे कि मेडिसिनल कुछ कंपनियां होती हैं फार्मास्यूटिकल, जहाँ पे प्लांट टेक्नोमिस्ट इनकी ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आप जॉब ढूंढ सकते हैं, जो कि बॉटनी वालों के लिए स्कोप कम ही रहता है। बॉटनी में पीएचडी करने के बाद जनरली या तो साइंटिस्ट वाले फील्ड में लोग जाते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट या एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन में, या गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूट होता है नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के, वहाँ पर साइंटिस्ट बनते हैं, पीआई बनते हैं प्रोजेक्ट के, इन सब में जाते हैं। दूसरा, मोस्टली पीएचडी इसलिए लोग करते हैं ताकि वो हायर एजुकेशन में आ सकें और असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर फाइनली बन सकें, इसीलिए लोग पीएचडी ज़्यादा करते हैं। तो अगर आपको हायर एजुकेशन में आना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन विथ नेट क्वालिफाइड करने के बाद, या पीएचडी के साथ ही आप नेट क्वालिफाइड ज़रूर कर लें। क्योंकि जब असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होगा तो वहाँ पे
पीएचडी प्लस नेट अगर आपका होगा तो आपका एपीआई वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगा, सिर्फ पीएचडी वाले से या सिर्फ नेट वाले से। तो आप सबसे आगे होंगे वहाँ पे, सिर्फ नेट वाला आपसे पीछे होगा और सिर्फ पीएचडी वाला भी आपसे पीछे होगा। उसी के साथ अगर आपका पीएचडी अच्छा है, आपके ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हैं और इंटरनेशनल रिसर्च उनमें जर्नल में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है कहीं पे गेस्ट फैकल्टी का, तो वहाँ पे आपका नंबर थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए पीएचडी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। हालांकि पीएचडी का खुद का स्कोप काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर 25 to 30 मार्क्स पीएचडी में एपीआई में दिए जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट में। कहीं भी हो रहा है ऑल इंडिया में, हरियाणा में ये हो रहा है, यूपी में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, उत्तराखंड में अभी होने वाला है। तो पीएचडी का वैल्यू हमारा 2018 के बाद ज़्यादा बढ़ा है और नेट का वैल्यू ज़रूर कम हुआ है। तो सिर्फ पीएचडी अगर आप सोच रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी इसके लिए आज भी नेट है। तो आपको पीएचडी प्लस नेट होना ज़रूरी है। हालांकि जेआरएफ अगर आपका नहीं होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि जेआरएफ कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता, बल्कि ये तो पीएचडी के लिए सिर्फ फेलोशिप प्रोवाइड कराता है। अगर आपका जेआरएफ हो जाता है ये अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पीएचडी में हेल्प हो जाती है, आप रिसर्च अच्छे से कर पाते हैं और आपकी रिसर्च जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है हमारा नेट एंड पीएचडी में। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले नेट क्वालिफाइड करना चाहिए। अगर जेआरएफ हो सके तो ठीक है, अगर जेआरएफ ना हो तो आप नेट प्लस पीएचडी करें, तभी आप हायर एजुकेशन या टीचिंग में जॉब सर्च कर सकते हैं, या टीचिंग में जॉब का स्कोप अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये दो चीज़ें हैं। उसके बाद बीएड की बात पहले कर लेते हैं हम, उसके बाद तीनों का कंपैरिजन करेंगे। तो अगर हम मास्टर्स करने के बाद पीएचडी में इंटरेस्टेड नहीं हैं या नेट में इंटरेस्टेड नहीं हैं, या अगर हम नेट में सक्सेसफुल नहीं होते, पीएचडी में सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सक्सेसफुल ही नहीं होते आफ्टर एमएससी, वो नेट करना चाहते हैं और पीएचडी भी करना चाहते हैं, लेकिन एंट्रेंस में क्वालिफाई नहीं होते या सीएसआर नेट क्वालिफाई नहीं होते, तो देन वो क्या करें। क्योंकि कुछ भी चीज़ प्री डिसाइडेड नहीं है, हमें पहले नहीं पता होता कि बीएससी में या एमएससी के बाद हम क्या करेंगे, हम नेट ही करेंगे। क्योंकि अगर नेट नहीं हुआ या पीएचडी में कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो हम 2-3 से ज़्यादा साल वेस्ट नहीं कर सकते। तो जनरली मोस्ट बच्चे बीएड में एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें टीचिंग के फील्ड में करियर बनाना है। अगर उनका बॉटनी में इंटरेस्ट है या बायोलॉजी में है, जूलॉजी में है, अगर उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उन्हें टीच करना है या उसमें रिसर्च तरीके से पढ़ाना है, रिसर्च के तरीके से अच्छे लेवल की उन्हें नॉलेज है उस सब्जेक्ट की, तो वो बीएड कर लेते हैं, ताकि वो आगे जाके टीचिंग फील्ड में स्कूल एजुकेशन में अपना करियर बना सकें। तो जो बीएड है हमारा 2 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम है एजुकेशन में। बीएड आप कहीं से भी कर सकते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट कॉलेजेस से कर सकते हैं, जो कि एफिलिएटेड होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से या यूजीसी से या टीचर एजुकेशन काउंसिल से। तो वो आप चेक कर लें पहले कि जो हमारा प्राइवेट कॉलेज या इंस्टीट्यूशन है वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है। और उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटी बीएड का प्रोग्राम कराती हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट सीटें भी होती हैं, जहाँ पर फीस काफ़ी कम होती है, सेल्फ फाइनेंस्ड सीटें होती हैं। तो ये अलग अलग कोटा होता है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी को गवर्नमेंट सीट नहीं मिल सकती, इसीलिए प्राइवेट कॉलेज हैं। तो आप बीएड करने के बाद, जो कि 2 साल का एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है एजुकेशन में, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपका टीचिंग होता है, यहाँ पे टीचिंग स्कूल में होता है, कैसे पढ़ाएंगे हम क्लास में बच्चों को, क्योंकि बीएड एक ऐसी चीज़ है जो क्लास 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। इसलिए यहाँ पे पीएचडी वाली चीज़ें नहीं होती, पीएचडी की तरह नहीं होता। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो काम आती हैं। तो अगर आपने बीएड कर लिया है तो उसके बाद आप सीटेट या यूटेट दे सकते हैं। यूटेट मीन्स यहाँ पे उत्तराखंड का टेट है, और सीटेट मीन्स सेंट्रल टेट। और एसटेट मैं कह रहा हूँ अदर स्टेट के लिए, वहाँ का जो टीटी एग्ज़ाम होता है, जैसे कि यूपी टेट। तो सीटेट हमारा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसी तरीके से यूटेट उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि सीटेट साल में 2 बार कंडक्ट होता है। यूटेट या स्टेटेट जनरली साल में एक ही बार कंडक्ट किया जाता है। तो एक क्वालिफाइंग टाइप का एग्ज़ाम होता है, यहाँ पर कट ऑफ नहीं जाता है। यहाँ पर 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है हमारा, जिसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, वहाँ पर सब्जेक्टिव आता है अपना, मैथ्स एंड साइंस आता है बायोलॉजी वालों का, और वहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट होते हैं, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे 150 में से 90 मार्क्स में आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, जो कि इजी एग्ज़ाम है, टफ नहीं है। उसके बाद अगर आपने बीएड के साथ सीटेट यूटेट क्वालिफाइड कर लिया, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो पीआरटी या प्राइमरी टीचर कहते हैं,
तो प्राइमरी टीचर के लिए जनरली सीटेट फर्स्ट क्वालिफाइड होना होता है। सीटेट हमारे दो कैटेगरी के होते हैं, सीटेट वन एंड सीटेट सेकेंड। सीटेट वन हमारा प्राइमरी लेवल के लिए होता है, सीटेट सेकेंड अपर प्राइमरी 6 से 8 तक के लिए या 6 से 10 तक के लिए। तो जो पीआरटी की जॉब है वो जनरली वहाँ पर प्रेफर किया जाता है डीएलएड वालों को, बीएड वालों को तो कम ही किया जाता है। तो पीआरटी का ऑप्शन थोड़ा सा बीएड वालों के लिए कम हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलरली अब उन्हें डीएलएड वाले ही पढ़ाते हैं, डीएलएड या जिन्हें हम बीटीसी भी कहते हैं। तो प्राइमरी में भी स्कोप है लेकिन काफ़ी कम है, कम प्रेफर किया जाता है। उसके बाद सबसे अच्छा है टीजीटी या जिसे हम एलटी कहते हैं। टीजीटी हमारा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है, जिसे एलटी भी कहा जाता है। तो टीजीटी हमारा अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं, जैसे कि टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ्स। जनरली जो बायोलॉजी या बॉटनी वाला है वो टीजीटी साइंस बनता है आगे जाके, क्योंकि बीएससी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से उसे होना कंपलसरी है टीजीटी साइंस के लिए। उसके बाद पीजीटी है, आप पीजीटी बायोलॉजी बन सकते हैं, लेक्चरर जिसे हम कहते हैं आफ्टर बीएड। बीएड करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में और केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय में, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में, आर्मी पब्लिक स्कूल में एंड प्राइवेट स्कूल्स में, डिफरेंट प्राइवेट स्कूल जो होते हैं उनमें आप टीचर बन सकते हैं, या तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसे हम लेक्चर कहते हैं, बायोलॉजी का लेक्चर, या टीजीटी साइंस। और इन सभी में रिक्रूटमेंट हमारा डिफरेंट एग्जाम के थ्रू होता है। कहीं पे प्री एग्ज़ाम होता है, देन मेंस, कहीं पे सिंगल रिटन एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का। जैसे कि उत्तराखंड में अगर हम टीजीटी की बात करें तो जो उत्तराखंड के गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे एलटी या टीजीटी की जॉब एक सिंपल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, सिर्फ 100 मार्क्स का। उस एग्ज़ाम में मेरिट के थ्रू होता है। उसी तरीके से पीजीटी का एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम के थ्रू होता है, उसमें एक प्री एग्ज़ाम होता है, एक मेन एग्ज़ाम होता है। तो पहले प्री को क्वालिफाई करने के बाद आपको सब्जेक्टिव मेन वाले एग्ज़ाम में बैठ के लेक्चर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। और ये वैकेंसी काफ़ी समय बाद आती हैं, 1 2 से 3 साल बाद, वो डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी खाली हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। उसके बाद आप नेशनल लेवल के टीचिंग एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय का होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल का होता है, या और भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल अपने एग्ज़ाम या रिटर्न कराते हैं या फिर इंटरव्यू लेते हैं। तो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर बच्चे जाते हैं क्योंकि स्कोप टीजीटी पीजीटी इन सब में लिमिटेड है, लेकिन पीएचडी और नेट से यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है बीएड में, क्योंकि पीएचडी और नेट में वैकेंसी काफ़ी कम होती हैं। क्योंकि पीएचडी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के फील्ड में। तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो हम हर जगह हमारा साइंस डिपार्टमेंट या बॉटनी डिपार्टमेंट नहीं होता, उत्तराखंड में जनरली कम ही होता है। जैसे कि अगर हम पहाड़ वाले कॉलेज देखें जो पहाड़ में हैं, तो वहाँ पे जनरली आर्ट्स कॉमर्स ये सब्जेक्ट तो ओपन हो जाते हैं, लेकिन साइंस के सब्जेक्ट ओपन देर से ही होते हैं या कम होते हैं। तो वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थोड़ा सा कम आती हैं। इसलिए हमारा बीएड के बाद चांसेस ज़्यादा होते हैं कि टीजीटी की वैकेंसी आएगी, पीजीटी की आएगी, या पीआरटी की आएगी, या फिर नेशनल लेवल के स्कूल जैसे कि केंद्रीय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय में आएगी। अगर इनमें नहीं भी आया तो आप किसी अच्छे रिप्यूटेड प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। उत्तराखंड में भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, जहाँ पर आप पीजीटी बन सकते हैं बायोलॉजी या टीजीटी साइंस की जॉब कर सकते हैं। उसके बाद ही अगर आपने बीएड किया है, मास्टर्स किया है, बीएससी हो आप, तो सीटेट क्वालिफाइड हो, नेट क्वालिफाइड हो, तो अगर आप कहीं पर जॉब नहीं करना चाहते, आपका सिलेक्शन नहीं होता, उसके बाद आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे कि बायजू, आकाश, इन सब में पढ़ा सकते हो मेडिकल के लिए और आईआईटी के लिए, या फिर अदर क्लासेस जैसे कि बीएससी वालों को पढ़ाने के लिए, इन सब को आप पढ़ा सकते हैं अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो ये है बीएड का स्कोप, जहाँ पे आपको 2 साल बीएड करने के बाद सीटेट यूटेट क्वालिफाइड करना कंपलसरी है फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। अभी हमारा जो पीजीटी या लेक्चर है उसके लिए टीईटी क्वालिफाइड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये ज़रूरी हो सकता है। तो सीटेट यूटेट क्वालिफाई करना बीएड के बाद मैंडेटरी है, मस्ट है, जिस तरीके से पीएचडी के साथ नेट ज़रूरी है। तो ये है हमारा बीएड के बारे में। तो बीएड का स्कोप काफ़ी अच्छा है। अगर आप मास्टर्स के बाद आपका टीचिंग में करियर है तो मास्टर्स के बाद आप सीधे बीएड ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप बीएससी के बाद बीएड ज्वाइन कर सकते हैं। इससे एक फ़ायदा ये रहेगा कि आप जल्दी टीजीटी के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि आप बीएससी करने के बाद बीएड कर लेंगे, देन सीटेट कर लेंगे, तो आप सबसे पहले एलटी के एग्ज़ाम में अपीयर करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि जो टीजीटी या एलटी है इसके लिए सिर्फ बीएससी या ग्रेजुएशन ही चाहिए होता है, जबकि जो पीजीटी है इसके लिए आपको
एमएससी प्लस बीएड दोनों चाहिए होता है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 2 साल एक्स्ट्रा। तो आप चाहें तो बीएससी के बाद बीएड कर सकते हैं, देन सीटेट क्वालिफाइड कर सकते हैं, या चाहें तो बीएससी के बाद एमएससी या एमएससी के बाद बीएड कर सकते हैं। तो बात एक ही है। तो अगर आपको स्कूल एजुकेशन में करियर बनाना है तो आपको बीएड ज़रूर करना चाहिए, लेकिन दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। आप सीएसआर नेट भी करें, पीएचडी भी करें और बीएड भी करें, अगर ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर होगी, ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि बहुत सारे बच्चे पहले बीएड करते हैं, देन पीएचडी में भी एडमिशन लेते हैं, लेकिन करियर जब एक ही जगह बनाना है तो दो जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये है हमारा बीएड, पीएचडी एंड नेट के बारे में। उसके बाद है कि इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो बीएड सबसे बेस्ट ऑप्शन है अभी के टाइम में हमारे उत्तराखंड में, क्योंकि बीएड से आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती हैं। आप किसी स्कूल में पीआरटी या प्राइमरी टीचर की तरह पढ़ा सकते हो, क्योंकि बीएड वाले बच्चों को भी बहुत सारी जगह रख लेते हैं पढ़ाने के लिए, अगर उनका डीएलएड नहीं भी होता है तो, क्योंकि डीएलएड वाले कम हैं बल्कि बीएड वाले ज़्यादा हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि बीएड वालों को नहीं ही रखा जाता, क्योंकि अगर आप एलिजिबल हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को हैंडल कर सकते हैं क्लास 1 से 5 तक, तो आप प्राइमरी टीचर की जॉब भी ले सकते हैं अच्छे स्कूल में, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट। उसके बाद है हमारा टीजीटी एंड पीजीटी, यहाँ पे 2 से 3 साल में वैकेंसी आ जाती हैं, जबकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी है वो 2-3 साल से भी ज़्यादा टाइम में आती है, और वहाँ पर बहुत ही कम वैकेंसी होती हैं। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, तो अभी 2021 या 2 में वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो वहाँ पे बॉटनी में अगर बात करूँ तो 17 से वैकेंसी आई है, लेकिन केवल 21 सीट हैं, उसमें से भी जनरल बॉयज़ के लिए केवल 2 सीट बचती हैं। तो अगर आप पीएचडी करते हैं तो वहाँ पर सभी बच्चे अच्छे कैंडिडेट होंगे जो डिजर्व करते होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर बने, लेकिन सिर्फ 2 ही बच्चों को जनरल वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल सकती है 3 से 4 साल के बाद, 3 से 4 साल के गैप के बाद भी। तो ये एक सेफ ऑप्शन नहीं है। आप अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, तो अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए टीचिंग के फील्ड में, तो आप बीएड के बाद एलटी या लेक्चर इन सब में अपीयर हो सकते हैं, या प्राइवेट स्कूल में कहीं पढ़ा सकते हैं, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जॉब या पढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर हम सिर्फ नेट की बात करें तो सिर्फ नेट करना ठीक नहीं होगा। सिर्फ नेट करने से कोई फ़ायदा है नहीं अभी, क्योंकि नेट अपने आप में एक बड़ा एग्ज़ाम तो ज़रूर है, लेकिन उसका वैल्यू कम हो गया है जब से यूजीसी रेगुलेशन 2018 आया है, वहाँ पे पीएचडी को ज़्यादा वैल्यू दे दिया गया है। तो इस वजह से नेट का वैल्यू ज़रा सा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड है एग्ज़ाम का, अपना जो उसका लेवल है, वो हमेशा से ही रहा है। अगर आप सीएसआर यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा सब्जेक्ट में। आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज काफ़ी अच्छी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। जो एमएससी में वीक होता था, बीएससी में वीक होता था, आपको नहीं आती थी समझ में, नेट की तैयारी करने के बाद वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो नेट की तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ नेट करना ठीक नहीं है, नेट के साथ पीएचडी करना भी ज़रूरी है। तभी आप रिसर्चर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के फील्ड में करियर बना सकते हैं। तो उसके बाद सिर्फ पीएचडी की अगर बात करें तो सिर्फ पीएचडी से भी हम सिर्फ करियर नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो जेआरएफ और नेट क्वालिफाइड होंगे और पीएचडी भी होंगे, तो आप उनसे पीछे हो जाएंगे अगर आप सिर्फ पीएचडी करते हैं तो आने वाले टाइम में। तो पीएचडी के साथ ही अगर आप ड्यूरिंग पीएचडी फर्स्ट ईयर, सेकेंड या थर्ड कहीं पर भी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो इक्वल ही हो जाता है वो। आप पीएचडी में आप एडमिशन ज़रूर ले सकते हैं मास्टर्स के बाद, लेकिन नेट क्वालिफाइड तुम्हें करना ज़रूरी होगा, या आप सोच के चलें। तो ये था तीनों चीज़ें, सीएसआर यूजीसी नेट, पीएचडी एंड बीएड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है, तो मेरे अकॉर्डिंग बीएड है अभी के टाइम में, क्योंकि शॉर्ट टाइम है, क्योंकि सभी को जल्दी जॉब चाहिए। अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो बीएड ही सही है। अगर आपको टीजीटी में ही जॉब चाहिए, पीजीटी में भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपग्रेडेशन हो जाता है टीजीटी टू पीजीटी, तो आप बीएससी के बाद बीएड करके टीईटी एग्ज़ाम में अपीयर होकर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, या प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कोचिंग में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं टीचिंग के फील्ड में। और फिर अगर हम सिर्फ पीएचडी नेट की बात करें, पीएचडी नेट जेआरएफ, तो टीचिंग से अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर को छोड़ के रिसर्च में काफ़ी अच्छा स्कोप होता है, लेकिन जनरली स्कोप हमारे स्टेट के अंदर नहीं होता। किसी भी स्टेट से आपको बाहर जाना होता है, दूर जाना होता है, तो वहाँ पर लैब होती हैं, वहाँ पर काम करना होता है। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं
कि आप बाहर जा सकते हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है, आप जा सकते हैं, घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ज़रूर नेट, पीएचडी और जेआरएफ कीजिए, क्योंकि वहाँ पे अच्छा स्कोप है, वो हायर स्टडी है। अगर आपका इंटरेस्ट हायर स्टडी में है, प्रैक्टिकल चीज़ों में है, आपको हायर स्टडी में ही जाना है, रिसर्च में जाना है, तो आप पीएचडी नेट में ज़रूर जाएँ। बीएड एक स्कूल एजुकेशन के लिए ही है, आप स्कूल एजुकेशन में ही रह जाएंगे हमेशा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग फ़ैसला लें कि आपको क्या करना है एमएससी के बाद। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो मैं सेकेंड वीडियो इसी का बना दूंगा, आप कमेंट में आंसर क्वेश्चन पूछिए मुझसे, और मुझे जितना पता होगा या जो मुझे ठीक लगेगा मैं आंसर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।